सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2034 तक एक राष्ट्र एक चुनाव होने की बात कही है। योगी ने कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव देश में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं। इससे न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि देश की जीडीपी पर भी सीधा असर पड़ता है। योगी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि पहले यूपी में ही वन फेज का इलेक्शन करके दिखा दें। अखिलेश ने कहा कि चिंता का विषय ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। सुनिए योगी ने क्या कहा और अखिलेश ने क्या जवाब दिया। पार्टी की इस लड़ाई में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे उत्तर प्रदेश का वन नेशन वन इलेक्शन, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये बीजेपी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो वन फेज में इलेक्शन तो करके दिखाएं। पहले यूपी का एक फेज में इलेक्शन करा दें। क्यों हम ईवीएम को देखें, बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, कम चार्ज है कि ज़्यादा चार्ज है। और फिर ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति, सुना नहीं आपने, उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ है इस मशीन में, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है। एलन मस्क कह रहे हैं गड़बड़ है। आप सोचिए भारत पे क्या पाबंदियां लग गई हैं। चिंता का विषय ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर यूपी सरकार ने जमकर निशाना साधा है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और दोनों ही लोग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि योगी सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोगों के पक्ष में है, जनता के हित में है और संविधान के अनुसार है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है, ये संविधान के खिलाफ है। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीपी यादव, सपा प्रवक्ता, और श्वेता दुबे, भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीसी न्यूज़ में, और डीपी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एबीसी न्यूज़ में। तो सबसे पहले मेरा सवाल श्वेता जी से है। श्वेता जी, जिस तरीके से सरकार बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से मेन इसका उद्देश्य है कि चुनावों में होने वाला खर्चा बचेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने बोला कि पहले यूपी में ही एक फेज का इलेक्शन करवा ले। तो क्या कुछ आपका कहना है कि अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, क्या सरकार एक फेज में इलेक्शन करवा पाएगी यूपी में? जी हाँ, और ये कोई नया वो नहीं है। ये 67 से पहले हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही लागू था, और 1970 में इंदिरा गांधी जी ने 129 में संविधान में संशोधन करके, लोकसभा में संशोधन करके इसको चेंज किया था। और वैसे लेकिन श्वेता जी, आपने जैसे बताया कि इससे पहले भी लागू था, तो संविधान नहीं बना हुआ था। 1952 से आपने बताया, तब तो संविधान बना नहीं हुआ था, तब तो ऐसे इलेक्शन हुआ था जी। 67 तक, तब तक तो संविधान बन गया था, तब तक बना हुआ था, लेकिन उसके पहले संविधान नहीं जी। संविधान से वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फर्क पड़ सकता है? बल्कि अगर मान लीजिए बहुत राजनीतिक समझ से ना सोचे, आप भाजपा और सपा के समझ से भी ना सोचे, एक जर्नल व्यक्ति की दृष्टि से देखे, तो अगर चुनाव एक साथ हो जाता है तो इससे हमको, आपको, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, जो हमारा सब
है उसमें कितना सहूलियत हो जाएगी, और एक संघ निर्वाचन होने से बहुत आराम हो जाएगा, हमारा वित्तीय बोझ हमारे ऊपर कम पड़ेगा, हमारे सैनिकों के ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था में लगते हैं उन पर बोझ कम पड़ेगा, और मतलब एक शासन में निरंतरता रहेगी, स्थिरता रहेगी, अगर इसको सामान्य दृष्टि से सामान्य भाषा में भी देखा जाए। लेकिन सपा ने अपना एक बना लिया है कि अगर भाजपा कुछ भी करेगी तो वो उसका विरोध करेंगे और उसको लोकतंत्र, संविधान और इन सब चीजों से जोड़ देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक ये बहुत श्रेष्ठ कदम है और इसको जरूर लागू होना चाहिए। जी, तो एक बार रुक कर लेते हैं डीपी यादव जी की तरफ। तो सर, क्या लगता है जिस तरीके से श्वेता जी बोल रही, तो कितना सहमत है आप उनकी बात से? देखिए, भारत के लोकतांत्रिक देश है जी और देश में एक चुनाव संघीय ढांचे के विपरीत है, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचा संसदीय प्रणाली से कहीं न कहीं प्रेरित है, और संसदीय प्रणाली में जो है चुनाव की बारंबारता अकाट सत्य है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। और चुनावी खर्च को बचाने के लिए आप लोकतांत्रिक प्रणाली को बदल देंगे, संघीय ढांचे को बदल देंगे, ये प्रासंगिक है। माननीय मुख्यमंत्री को शायद पता नहीं है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस प्रकार के कदम कहीं ना कहीं अनुचित है और प्रासंगिक है। आप बताइए, जब 1967 तक, जैसा कि श्वेता दुबे ने भी बताया, इनको जानकारी है, 1967 तक के साथ होते रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो चला गया। तो क्या उसी फेलियर को आप फिर दोहराने का काम करेंगे? ये चीज जो फेल हो चुकी है, जो असफल हो चुकी है, उसी आप रखेंगे। मोदी जी को नया रास्ता अपनाते हैं, नई राह को विकसित करिए, कोई नई रास्ता ही याद करिए जिससे चुनावी खर्च कम हो। अभी उत्तर प्रदेश का 2022 इलेक्शन संपन्न हुआ है, उसमें 7 चरणों में चुनाव हुए। आप बताइए क्या चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में एक इलेक्शन हो सकता था, संसाधन और पैसा दे सके? कहीं ना कहीं अभी नाकामियों से पीछे छुड़ाने के लिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं, आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। संत कबीर नगर में एक बालिका के साथ हत्या होता है, डीपी यादव जी, सरकार का कहना है कि जिस तरीके से चुनावों में खर्च होता है, तो उस खर्च को कम करने के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैंने बताया तो कि आप चुनावी खर्च को कम करने के लिए संघीय ढांचे के साथ सिलवा करेंगे क्या? आप चुनावी खर्च अगर कम करना चाहते हैं या खर्च अगर कम करना चाहते हैं तो तमाम उपाय उसके द्वारा अपने खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने के लिए एडवर्टाइज के खरबों रुपया खर्च कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी खरबों रुपया खर्च कर देते हैं, तो उसमें कितना पैसा लगता है, उससे क्या खर्च हो सकता है? उसका नाम लिया कभी उन्होंने? आपको जानकारी होगी जाकर के कि खरबों रुपया प्रधानमंत्री का चेहरा चमकाने में होता है। जितनी योजनाओं की लागत में बोलते हैं उससे ज्यादा तो इनके चुनाव, इनके जो प्रचार प्रसार खत्म हो जाता है। तो ये केवल बहाना है, सिर्फ और सिर्फ मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने का कहीं ना कहीं एक रास्ता है। और संघीय ढांचे में चुनाव तो बार बार हो गए, आज यहाँ होगा, केरल होगा, तमिलनाडु में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, उड़ीसा में होगा, तो इसको आप खत्म कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं। समान तरह के अब राष्ट्रपति को अधिकार है वो देश की लोकसभा को भंग करके कहीं ना कहीं फिर से चुनाव कर रहा है, राज्यपाल को अधिकार है कि प्रदेशों की सरकारों को भंग कर दे, अब कौन किसकी सरकार को भंग करेगा? तो ये तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें तमाम टेक्निकल पहलू है। केवल मुद्दा उछाल देने से खर्च कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समय की बचत होगी, तो चुनाव आयोग से सिफारिश की होगी एक उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव करा दिए, 7 फेज में हुआ था, 2 महीने का कार्यकाल था। उस समय चुनाव आयोग से तो सिर्फ खानेवाली इधर उधर की बातें करते हैं, ये संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आपके केंद्र सरकार का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, जब राज्य सरकार चुनाव होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं। अगर दोनों एक साथ इलेक्शन हो गया तो क्या राज्य के जो मुद्दे हैं वो नहीं हो जाएंगे, उसमें जाएंगे? केंद्र के मुद्दे हैं वो लोग राज्य करेंगे? ये सब तमाम दिशा विमर्श होना जरूरी है जी। और दोनों अगर एक साथ होंगे तो पता चलेगा केंद्र का मुद्दा हो गया, के मुद्दे देखने लगे तो हमारे स्थानीय जो राज्य के मुद्दे हैं वो गायब हो गए। जी
जी डीपी यादव जी, एक बार श्वेता जी से पूछ लेते हैं। श्वेता जी, जिस तरीके से डीपी यादव जी बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो वन नेशन वन इलेक्शन, इससे कितना फायदा होगा? जैसे कि सरकार कह रही है कि जनता के हित में है या लोगों की सहूलियत के लिए है, तो इसके फायदे गिनाइए कि आखिर कितना क्या खर्च पड़ेगा, कितना क्या फायदा होगा इससे? मैं गिना देती हूँ। मुझे टीपी यादव जी की आवाज बहुत क्लियर नहीं आई, लेकिन जितना भी जी। मुझे समझ आया मैं बता देती हूँ। देखिए, शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा, जी। नीतिगत पक्षपात रुकेगा, कि संसाधनों का विचलन कम होगा, क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता को बनाए रखने में वो मिलेगा, राजनीतिक अवसरों में वृद्धि होगी, शासन पर ध्यान रहेगा, वित्तीय बोझ में कमी होगी। और देखिए, ये खर्च जो होता है चुनाव में होता है, किसी भी तरह से होता है, वो हमारा आपका टैक्स का पैसा ही तो लगता है। अगर हमारे पैसे का वहां पर बचत होके उसका कुछ सदुपयोग हो सके तो इसमें क्या बुराई है। श्वेता जी, जैसे कि ईवीएम को लेकर पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं, ईवीएम मशीन को लेकर, और अखिलेश यादव जी ने उस पर भी कल बोला कि जब ट्रंप ने उस पर भरोसा कर रहे हैं, एलन मस्क ने उस पर भरोसा, तो एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव है? अब अखिलेश जी इसलिए भरोसा नहीं कर, जब वो जीत जाते हैं तो शीशा मऊ जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, और जब उनके खिलाफ आता है जनता का मत तो ईवीएम जो है वो गड़बड़ हो जाती है। मतलब वो अपने आप में ही स्थिर नहीं है। अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो या ऐसा हो, तो अभी विगत लोकसभा चुनाव में सपा को भी सीटें मिली हैं अच्छी, तो इसका हम मतलब ये माने कि ईवीएम गड़बड़ है। देखिए, ये सोच में, मानसिकता में वो है कि जो सपा कर रही है, वो जो भाजपा कर रही है वो गलत है। देश के विकास में आगे बढ़ने की दिशा में क्या अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़े, उसमें एक अच्छे विपक्ष की भूमिका सपा नहीं निभा पा रही है। इसने केवल और केवल एक अपना वो बना रखा है कि हमको भाजपा का विरोध करना है, जो भी प्रस्ताव लाना है उसका मुझे विरोध करना है। विरोध की मानसिकता होनी चाहिए, लेकिन सही और गलत के निर्णय के आधार पर, जिससे हमारी जनता को आराम मिले, जिससे हमारे देश पर आर्थिक बोझ कम पड़े, तो ऐसे उनको लागू करना ही चाहिए, देश हित में, राष्ट्र हित में और जनता के हित में। जी। तो श्वेता जी, जिस तरीके से आपने सीसा मुंह में क्या कहते हैं कि जीत की बात की, कि जब ईवीएम खराब हो जाती है तो दोष देते हैं, और जीत जाते हैं तो सही जीत जाते हैं, तो लोगों ने आरोप भी लगाए थे इस बीच कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये सारी चीजें भी सामने आई थी। जी देखिए, आज विषय दूसरा, और इस विषय में हम काफी बात कर चुके हैं। ये आरोप लोगों ने नहीं लगाया, सिर्फ सपा ने लगाया है। सपा का यही है। अब इसमें मैं क्या जवाब दूं, इस पर हम लोग पहले भी काफी डिबेट कर चुके हैं। जी, वो विषय दूसरा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेबल है और चुनाव से रिलेटेबल है। वैसे ही चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, और चुनाव की ही बात हो रही है 2034 में। जी, जीतता वही है जिसको जनता चुनकर बेचती है, वो जनता की आवाज होता है। और ये सब सिर्फ आरोप है कि ये ईवीएम गड़बड़ है, क्योंकि इतने ज्यादा मतों को कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता है, ना भाजपा के पक्ष में ना सपा के पक्ष में। ये एकदम असंभव निराधार आरोप है जो लगातार सपा लगाती रहती है, और बार बार मुंह की खाती है और बार बार लगाती है। जी, तो एक बार डीपी यादव जी से पूछ लेते हैं। डीपी यादव, जिस तरीके से श्वेता जी बोल रही हैं कि ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जीत जाते हैं तो जीत का बखान करते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? अनम्यूट कर ले सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही सर, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर ले सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही। जी, आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, हम जीतने की स्थिति में भी ईवीएम के ऊपर जो संदेह है उसको कहीं ना कहीं खतरा रखते हैं, क्योंकि मशीन के द्वारा गड़बड़ की जा सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इसके जो विशेषज्ञ है उन्होंने भी सवाल उठाने का काम किया है, तो सवाल उठाएगा। हमारी हार जिससे ये बदलने वाला नहीं है। हमने कभी भी कहा कि हम जीत रहे हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, यहाँ हार है तो ये बहुत खराब है। तो आप बताइए कि जो मशीन जिसपे संदेह है, अब जो कि जहां से ईजाद हुई मशीन है वहां के लोग भी कहीं ना कहीं संदेह कर रहे हैं कि इसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है, इसके द्वारा चुनाव को प्रभावित किया जाता है, तो संदेह तो होगा निश्चित रूप से। लेकिन जहां तक बात वन नेशन वन इलेक्शन की है, तो ये और सिर्फ एक देश के चुनाव भारत के संघ के ढांचे के विपरीत है, और ये कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है
कर्म है। आज देखिए मैं बताया के 1967 तक एक चुनाव होते रहे, आखिर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, कमियां हुई, जिसके वजह से वो डर गया। अब उसके रास्ते को और देश का ध्यान भटकाने की तरफ बढ़ाया है। कौन सी बात हुई? कोई नया रास्ता बनाइए जिससे कम से कम समय में चुनाव हो सके। उत्तर प्रदेश में जो 7-8 फेजों में 9 फेज में चुनाव होता है, उसको एक फेज में ले आइए, जिससे कहीं न कहीं संसाधन और समय पर रखे। आप बताइए, जब एक साथ चुनाव होंगे तो केंद्र का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित होगा, राज्य का चुनाव होगा वो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों के आगे क्षेत्रीय मुद्दे होंगे या क्षेत्रीय मुद्दों के आगे राष्ट्रीय मुद्दे अप्रासंगिक हो जाएंगे, उन पर लोग ध्यान नहीं देंगे। तो क्या ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है? दूसरे लोगों का ध्यान भटक जाएगा, जिसको मूलभूत मुद्दे हैं उस पर ध्यान न देने पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सरकार की बात कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। लेकिन डीपी यादव जी अखिलेश जी ने भी ईवीएम को लेकर कल बयान दिया है और ये भी कहा है कि यूपी में एक फेज का चुनाव करा के दिखा दें पहले। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि ईवीएम, और एक मेरा पक्ष ये भी है कि क्या लोगों में इतनी विश्वसनीयता होगी एक देश एक चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने ये अच्छा प्रश्न किया है और हमें तो एक प्रश्न उठा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक फेज में कराने के लिए क्या चुनाव आयोग को लेकर क्या जाने? चुनाव आयोग की सिफारिश की थी एक फेज में सरकारी होते 2 महीना सरकारों का बर्बाद होते रहे, ऐसा समाप्त होता रहा, तो कहीं नहीं होता। लेकिन उस तरफ नहीं बढ़ाना, सिर्फ एक झुंझुला पकाने का काम कर रहे हैं। मैं शुरू से कहा हूँ कि ये संघीय ढांचा के विपरीत है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघीय ढांचे में चुनाव बाहर होना कोई गलत नहीं है। ये तो होगा नहीं। भारत विविधतापूर्ण देश है, इतने सारे प्रदेश में, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, तो कहीं ना कहीं तो चुनाव होगा ही। लेकिन चुनाव में जो सरकार का काम होता है, जो वादे करती है सरकार, उसको पूरा करना चाहिए। उससे भागने के लिए तमाम तरह के प्रोपोगंडा या बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ कहना ये है। जी, तो फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए श्वेता दुबे जी और डीपी यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।